Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography chapter 7 and the topic is India, Location and Physical Features. यानी इस अध्याय में हम भारत की स्थिति और उसकी भौतिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे. Most of the students are not joining the live class, so I am going to teach you through video. In this chapter you will learn about India's size and location. इस अध्याय में आप भारत का क्षेत्रफल और उसकी स्थिति यानी इस धरती पर भारत कहाँ स्थित है और उसका क्षेत्रफल क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाट आर द कंट्रीज नेबरिंग कंट्रीज. इसके अलावा हमारे देश के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं उन देशों के बारे में भी पढ़ेंगे. द फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल डिवीजन्स एंड द लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया. इसके अलावा भारत के जो राजनीतिक विभाजन है उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे तथा भारत में भूमि की बनावट पर भी विचार करेंगे. एंड एट लास्ट हाउ इंडिया इज जियोग्राफिकली यूनाइटेड. और अंत में भारत भौगोलिक रूप से कैसे एक सूत्र में बंधा हुआ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. आवर कंट्री इंडिया इज नोन फॉर हर डाइवर्सिटी. ये जग विख्यात है कि हमारा देश भारत अपने विविधता के लिए विख्यात है. द लोफ्टी माउंटेन्स, रग्ड प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन्स एंड माइटी रिवर्स प्रेजेंट वेराइड फिजिकल फीचर्स. हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पर्वतमाला हैं, बीहड़ पठार हैं, विस्तृत मैदानी इलाके हैं और शक्तिशाली नदियां हैं जो भारत को एक विविध लक्षणों से सजाते हैं. यानी भारत एक विविध भौतिक विशेषताओं वाला देश है. स्टार्क क्लाइमेटिक कंट्रास्ट एंड ह्यूज वेराइटी ऑफ वेजिटेशन टाइप्स कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हमारे देश की जलवायु भी एक समान नहीं है. कहीं बहुत गर्मी तो कहीं सर्दी. और जब हम लद्दाख के इलाके में जाते हैं अपने जम्मू कश्मीर में तो वहाँ का तापमान गर्मी में भी माइनस में रहता है जबकि सर्दी में वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है. उत्तर भारत के मैदानी इलाके में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जबकि दक्षिण भारत में तापमान लगभग समान होता है सालों भर. तो ये हमारे देश की विशेषता है. हम अनेक प्रकार की वनस्पति यानी जंगल भी देखते हैं. In spite of all the diversities, India has a distinct geographical identity. लेकिन इन सभी विविधताओं के बावजूद भारत का एक विशेष भौगोलिक पहचान है. That explains why India and some of her neighboring countries together are referred to as the Indian subcontinent. तो इससे हमें ये पता चलता है कि दैट एक्सप्लेन्स वाई इंडिया एंड सम ऑफ हर नेबरिंग कंट्री. यानी ये विविधता जो है ये हमें बताता है कि भारत और उसके जो पड़ोसी देश हैं एक साथ इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है. यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको मिलाकर भारत को इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है. नाउ कम टू द टॉपिक साइज एंड लोकेशन. यानी भारत का क्षेत्रफल क्या है और भारत स्थित कहाँ है. विथ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत की जो क्षेत्रफल है वो है 3.28 मिलियन अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना. लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है. यानी आबादी के आधार पर भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है और चाइना पहला है. तो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दैट आर लार्जर इन साइज देन इंडिया. अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत चूँकि 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में तो आपको पता लगाना है कि
भारत से जो बड़े देश हैं 6, वो 6 देश कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो 6 देश भारत से बड़े हैं वो हैं रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इंडिया स्ट्रेचेज फ्रॉम 8 डिग्री 4 N to 27 डिग्री 6 N लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी भारत का अक्षांश और देशांतर इस प्रकार है। दस इट लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरह भारत पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरा हुआ है। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए लार्ज पेनिनसुला, जबकि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। बाउंड बाई सीज ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला उस क्षेत्र को कहते हैं जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, बाउंड बाई सीज ऑन 3 साइड, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। यानी भारत की जो चौहद्दी है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इन द नॉर्थ द लॉफ्टी माउंटेन रेंजेज सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो भारत को एशिया के अन्य देशों से अलग करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंटिनेंट ऑफ एशिया। यानी भारत एशिया महादेश के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन, द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। यानी यह हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है और हिंद महासागर एक अकेला महासागर है जिसका नाम भारत देश पर रखा गया है, यानी एक देश पर रखा गया है। दिस पोजीशन इज वेरी स्ट्रेटेजिक एंड हेल्प्स इन ट्रेड विथ बोथ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कंट्री। और भारत की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें पूर्वी और पश्चिमी देशों दोनों से व्यापार करने में सहूलियत प्रदान करता है। द इंडियन मेनलैंड है 6100 km लॉन्ग कोस्ट लाइन। यानी भारत का जो लंबाई है तटों का, कोस्ट लाइन वो है 6100 किलोमीटर। वाइल द लैंड फ्रंटियर, जबकि सीमांत भूमि जो है 15200 किलोमीटर है। 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ, यानी टापू हैं, द्वीप हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया। ये 2 द्वीप समूह भी हमारे देश के ही हैं। कैन यू नेम द सीज वेयर दे आर लोकेटेड। अब आपको ये बताना है कि किस समुद्र में स्थित हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल डिवीजन। अब भारत का जो राजनीतिक विभाजन है उसे आप समझ लीजिए। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। यानी भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिस डिवीजन हैज बीन डन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन डिफरेंट एरियाज। दिल्ली इज नोन एज द नेशनल कैपिटल रीजन। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज द स्मॉलेस्ट एमंग द यूनियन टेरिटरीज। तो भारत का जो राजनीतिक विभाजन है उसमें 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन राज्यों का गठन हमारे देश में भाषा के आधार पर किया गया है। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है, नेशनल कैपिटल रीजन है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा है। अब इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, यानी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये आप जान लीजिए। द कंट्रीज विथ विच वी शेयर आवर बाउंड्रीज आर कॉल्ड आवर नेबरिंग कंट्रीज। यानी ऐसे देश जिनका सीमा हमारे देश से लगता हो उसे हम पड़ोसी देश कहते हैं। पाकिस्तान लाई टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया,
पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अफ़गानिस्तान, चाइना एंड नेपाल मेक अप द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, यानी अफ़गानिस्तान, चाइना और नेपाल भारत के उत्तरी सीमा से सटे हुए हैं। भूटान इज टू द नॉर्थ ईस्ट, भूटान हमारे देश के उत्तर पूर्व में है। बांग्लादेश एंड म्यांमार आर आवर ईस्टर्न नेबर्स, बांग्लादेश और म्यांमार जो हैं, जिसका पहले का नाम था बर्मा, वो हमारे पूर्वी पड़ोसी हैं। द आइलैंड कंट्रीज ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स लाई टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट रेस्पेक्टिवली, और जो हमारे सीमा से सटे हुए नहीं हैं, ये आइलैंड कंट्रीज हैं, यानी टापू हैं, चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। तो दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द पाक स्ट्रीट, यानी पाक जल डमरू मध्य से श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो अब पॉलिटिकल डिवीजन में आ गए हम, यानी भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नई दिल्ली भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य और गोवा सबसे छोटा राज्य है। अमंग द यूनियन टेरिटरीज, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर द लार्जेस्ट एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर द स्मॉलेस्ट, यानी जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें अंडमान और निकोबार सबसे बड़े और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फिजिकल डिवीजन्स में अब आइए, यानी भौतिक विभाजन। इफ़ यू लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, आप भारत का भौतिक मानचित्र ले लीजिए और देखिए, यू विल नोटिस दैट इंडिया हैज 6 ब्रॉड फिजिकल डिवीजन्स, यानी आप देखेंगे कि इसमें 6 मुख्य भौतिक बंटवारा हैं। वो हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर में जो पर्वत हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदान। पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी भारतीय रेगिस्तान या मरुस्थल। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदानी इलाके। एंड आइलैंड्स, यानी द्वीप या टापू। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। द नॉर्दर्न माउंटेन्स अलोंग द एंटायर नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया लाइज एन आर्क शेप चेन ऑफ माउंटेन्स, यानी उत्तर का जो भारत का सीमा है वो पर्वत श्रृंखला से बना हुआ है। स्ट्रेचिंग बिटवीन द पामीर प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम में पामीर के पठार, और एंड द बॉर्डर्स ऑफ म्यांमार इन द ईस्ट, और पूरब में म्यांमार। दिस माउंटेन चेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3000 km, यानी ये जो पर्वत श्रृंखला है ये लगभग 3000 किलोमीटर दूरी में फैला हुआ है। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। एंड कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस, यहाँ जो है श्रृंखला जो हैं समानांतर हैं फोल्ड माउंटेन्स का। द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज इज द काराकोरम, यानी सबसे उत्तरी भाग जो है पहाड़ का, विच लाइज बिटवीन द पामीर के पठार और सिंधु नदी के बीच में है। 8611 मीटर, यानी काराकोरम 2 जो है, जिसको केतु कहते हैं शॉर्ट में, वो उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। द सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज ए पार्ट ऑफ दिस रेंज, यानी दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत श्रृंखला है वो है काराकोरम 2। लार्ज ग्लेशियर सच एज द सियाचिन एंड द बाल्तोरो, यानी ग्लेशियर यहाँ हिमनद हैं या हिमखंड हैं, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। द काराकोरम पास इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, काराकोरम पास जिसको दर्रा कहते हैं ये भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। टुवार्ड द साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज इज द लाई द लद्दाख एंड द जस्कर रेंजेज, यानी इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में लद्दाख जो अब एक यूनियन टेरिटरी है वो है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल श्रीनगर एंड लद्दाख कैपिटल लेह अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आपको ज्ञात है कि वर्तमान सरकार ने 2019 में
जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर दिया और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इनकी राज्य की दर्जा वापस ले ली गई। जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी लेह है। द हिमालयाज लाई बिटवीन द इंडस रिवर इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में सिंधु घाटी, सिंधु नदी के बीच में, और ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय है। दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये हिमालय जो है दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज है यहाँ। ये यानी समानांतर श्रृंखला है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दे आर द ग्रेटर हिमालयाज, यानी उत्तर से दक्षिण, फिर द लेसर हिमालयाज एंड द आउटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज जिसको हम हिमाद्री भी कहते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इट है सम ऑफ द हाईएस्ट स्नो कैप पिक्स इन द वर्ल्ड, यानी यहाँ बर्फ से ये चोटी ढकी होती है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है रोड से। मकालू एंड अन्नपूर्णा आर इन नेपाल, वाइल कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल एंड कैमेट ये सब भारत में है। यानी माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। द ग्लेशियर्स इन द हिमाद्री आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी उत्तर भारत में जो नदियां हैं उनके पानी का मुख्य स्रोत यही ग्लेशियर हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर गंगोत्री एंड यमुनोत्री, यानी गंगोत्री से गंगा नदी निकली है और यमुनोत्री से यमुना, विच गिव राइट टू गंगा एंड यमुना रिवर्स रेस्पेक्टिवली। द लेसर हिमालय आर ऑल्सो एज हिमाचल, इसको हम हिमाचल भी कहते हैं। हिमाचल का जब संधि विच्छेद आप करिएगा तो हिम जोड़ अचल, यानी जो बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र हो। इट्स एवरेज हाइट इज 4500 मीटर, यानी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इसमें अवस्थित हैं, जैसे शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग और गंगटोक। द आउटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज द शिवालिक कहते हैं इसको। द एवरेज हाइट इज लेस देन 1250 मीटर, यानी इसकी औसत ऊंचाई 1250 मीटर से कम है। Now move to the next page. It is made up of loose soft rocks and hence earthquakes. यह चूँकि ये जो इसकी बनावट है वो सॉफ्ट रॉक से यानी मुलायम चट्टानों से बने होते हैं, इसलिए यह क्षेत्र भूकंप और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। देयर आर मेनी ब्रॉड वैलीज हैं यहाँ इन दिज पार्ट्स। दे आर नोन एज डंस कहते हैं इसको, दून्स कहते हैं। देयर आर मेनी ब्रॉड वैलीज इन द पार्ट्स इन दिज पार्ट्स, यानी अनेक घाटियाँ हैं यहाँ। दे आर ऑल्सो नोन एज, और उन्हें हम दून के रूप में भी जानते हैं। देहरादून जो अभी उत्तराखंड की राजधानी है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच ए वैली, यानी इस घाटी का उदाहरण है। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उत्तर पूर्व भारत में द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज इज कलेक्टिवली कॉल्ड द पूर्वांचल माउंटेन्स, यानी पूर्व के क्षेत्र में जो है। दे कंसिस्ट ऑफ द पतकाई बूम, नागा, गारो, खासी, जैंतिया, मिजो एंड लुसाई हिल्स। द एवरेज हाइट ऑफ दिज हिल्स, यानी यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं इनकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। जोजिला, रोहतांग पास, शिपकीला, नाथुला एंड बोमडिला आर सम ऑफ द मेजर हिमालयन पासेस, यानी जोजिला, रोहतांग पास यानी रोहतांग की दर्रा जिसको कहते हैं, शिपकीला, नाथुला एंड बोमडिला, ये जो हैं हिमालय के क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रे हैं। दर्रे उसको कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच में एक स्थान होता है जिससे लोग आते जाते हैं, वही होता है दर्रा। तो ये जो जोजिला, रोहतांग पास, शिपकीला, नाथुला एंड बोमडिला ये प्रमुख दर्रे हैं। अब आइए नॉर्दर्न प्लेन्स। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स लाइज एन एक्सटेंसिव फ्लैट प्लेन नोन एज द इंडो-गंगेटिक प्लेन, यानी ये उत्तर के जो पर्वत हैं उसके दक्षिण में बहुत विस्तृत फैला हुआ मैदानी इलाका है जिसको हम इंडो-गंगेटिक प्लेन कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ एल्यूवियम डिपोजिटेड बाय द रिवर सिंधु गंगा, और यह मैदानी इलाका जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है।
जलोढ़ मिट्टी यानी नदी के द्वारा लाए गए गाद और सिल्ट से बना हुआ। तो ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, मतलब उनके जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा लाई गई एलुवियम से ये बने होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दीज एलुवियल डिपॉजिट्स मेक द प्लेन्स एक्सट्रीमली फर्टाइल। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी हैं इस वजह से ये ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाती है और यहाँ पर कृषि के अनुकूल होता है ये, यानी बहुत अच्छा कृषि होता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेच फॉर अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और पश्चिम से पूरब दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, यानी पश्चिम से पूरब ये 3 भागों में विभक्त है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। द इंडस प्लेन यानी सिंधु घाटी का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। द इंडस प्लेन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यानी सिंधु घाटी का जो मैदान है इसमें जो नदियां हैं प्रमुख वो हैं सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। द मेजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। अब जब देश का बंटवारा हो गया तो अधिकांश भाग जो है सिंधु घाटी के मैदान का वो पाकिस्तान में चला गया है। द इंडियन पोर्शन इज लोकेटेड इन पंजाब एंड हरियाणा। और भारत में जो बचा हुआ है शेष भाग वो भारत के राज्य जो पंजाब हैं और हरियाणा वहाँ अवस्थित हैं, इसीलिए इन राज्यों में गेहूँ और अन्य फसल बहुतायत में होते हैं। द गंगा प्लेन इज द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कवर्स उत्तर प्रदेश, यानी गंगा का जो मैदान है वो उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये फैला हुआ है। इट इज ड्रेन्ड बाय, और यहाँ जो है जो सिंचाई की नदियाँ जो हैं वो हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ। यमुना इज द चीफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यानी यमुना नदी गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है। और द अदर इम्पोर्टेंट वंस आर, जो अन्य नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं वह है घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज लोकेटेड इन असम, और ब्रह्मपुत्र का मैदानी इलाका असम में अवस्थित है। इट इज ड्रेन्ड बाय रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी यहाँ पर जो पानी मिलता है मुख्य रूप से वो ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ सुबनसिरी, भराली, मानस, धनसिरी और तीस्ता। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत, हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है जहाँ इसको सांगपो कहते हैं। इट इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू असम इट इंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज ज्वाइंड बाय द गंगा। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यह नदी, और असम से होते हुए यह बांग्लादेश में चल जाती है और वहाँ जाकर गंगा में मिल जाती है। द टू रिवर टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और ये दोनों नदियाँ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं। डेल्टा जैसा कि आपको बताया गया है कि जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं तो वहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है, यानी एक भूखंड ट्रायंगल के शक्ल में यानी त्रिभुज की शक्ल में, उसी को डेल्टा कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, चूँकि इस क्षेत्र में सुंदरी पेड़ पाए जाते हैं बहुतायत में, इसलिए इस क्षेत्र को हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, और इसका जो अधिकांश भाग है वो बांग्लादेश में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी प्रायद्वीपीय पठार। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया, यानी सबसे पुराना जो भूमि है वो दक्षिण में, जो उत्तरी मैदानी इलाके हैं उसके दक्षिण में ये स्थित है। नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इट कवर्स मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया, यानी भारत का जो मध्य और दक्षिणी भाग है वहाँ यह स्थित है। इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड इग्नेयस, आग्नेय चट्टानों से, और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। द प्लेट्यू हैड 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, इसके दो भाग हैं मुख्य रूप से, वो है एक मालवा का पठार उत्तर में और डेक्कन प्लेट्यू दक्षिण में। द नर्मदा रिवर वैली लाइज इन बिटवीन दी 2 प्लेट्यू, जो नर्मदा नदी घाटी है
वो इन्हीं दो पठारों, मालवा के पठार और दक्कन के पठार के बीच में स्थित है। द मालवा प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द अरावली रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम में मालवा पठार का अरावली पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला। इन द ईस्ट द एक्सटेंशंस ऑफ दिस प्लेट्यू आर कॉल्ड बुंदेलखंड, यानी पूरब में जो क्षेत्र है उसको बुंदेलखंड कहते हैं, और बघेलखंड इन द साउदर्न उत्तर प्रदेश एंड छोटा नागपुर इन झारखंड, यानी झारखंड में जो है इसे छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ऑल द रिवर्स विच राइज इन दिस प्लेट्यू नेमली, यानी जो नदियाँ निकलती हैं इस पठार से वो हैं चंबल, बेतवा, केन, सोन और दामोदर। ये या तो गंगा से मिलते हैं या यमुना से। साउथ ऑफ द नर्मदा वैली लाइज द ट्रायंगल शेप डेक्कन प्लेट्यू, और नर्मदा नदी घाटी के जो दक्षिण में है वहाँ त्रिभुज के आकार का जो पठार है वो है डेक्कन प्लेट्यू। इट इज़ बाउंड इन द नॉर्थ बाय द सतपुरा रेंज, जिसके उत्तर में सतपुरा के जंगल हैं और पर्वत श्रृंखला है। द महादेव हिल्स, मैकाला हिल्स एंड कैमूर हिल्स उत्तर में, और दक्षिण में एक्सटेंड्स अप टू द टिप ऑफ द पेनिनसुला, यानी प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। द हिल्स बॉर्डरिंग द वेस्टर्न एज ऑफ दिस प्लेट्यू आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स, और इस पहाड़ी के जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, यानी जो सीमा से लगे हुए पश्चिमी किनारे हैं, पश्चिमी छोर हैं, उसको सामूहिक रूप से पश्चिमी घाट कहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द सह्याद्री, द नीलगिरी एंड द अनाईमलाई एंड द कार्डामोम हिल्स, ये सब पश्चिमी घाट में हैं। अब मूव टू द नेक्स्ट पेज। अनाईमुडी इन केरला, इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। ये सबसे ऊंची पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत में ये सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। द हिल्स विच फॉर्म द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ईस्टर्न घाट, और वह पहाड़ियाँ जो डेक्कन प्लेट्यू के पूर्वी भाग में हैं उन्हें सामूहिक रूप से ईस्टर्न घाट कहते हैं। दे मर्ज विथ द वेस्टर्न घाट्स एट द नीलगिरी, और ये पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिल जाते हैं नीलगिरी क्षेत्र में। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू कवरिंग महाराष्ट्र, यानी जो उत्तर पश्चिमी भाग है जिसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात के कुछ भाग, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, इसे हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। दिस रीजन इज मेड अप ऑफ शीट्स ऑफ लावा, यानी विच हैड उज्ड आउट फ्रॉम ह्यूज क्रैक्स ऑन द अर्थ सरफेस मिलियंस ऑफ, यानी आज से लाखों साल पहले धरती से जो फटकर ह्यूज क्रैक्स बने थे, जो लावा निकल गए थे, उसी से ये बने हुए हैं। यानी लावा पिघलकर जो ह्यूज क्रैक्स हुआ था पृथ्वी के सतह पर, आज नहीं, आज से लाखों साल पहले, उसी से बना हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय द नंबर ऑफ लार्ज रिवर्स, यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी फॉर्म लार्ज डेल्टाज बिफोर फ्लोइंग इनटू द, यानी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं। नर्मदा एंड तापी आर द वल्ली रिवर्स इन दिस रीजन विच फ्लो इनटू द अरबियन सी, यानी नर्मदा और तापी ये दो ऐसी नदियां हैं जो अरब की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती हैं, जबकि जो वो नदियां जो बताया गया वो बंगाल की खाड़ी में। दिस रिवर्स आर रेन फेड एंड हेंस सीजनल, इन नदियों में जो पानी है ये वर्षा पर आधारित है, इसलिए ये सीजनल है, यानी शुष्क ऋतु में यहाँ पानी नहीं होता है। देयरफॉर अनलाइक द हिमालयन रिवर्स दे आर नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन, तो हिमालय की नदियाँ चूँकि पेरेनियल होते हैं यानी बारहमासी, तो वहाँ पर नेविगेशन की सुविधा होती है, यानी उसमें नाव सालों भर चलते हैं। जबकि इन ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की नदियाँ हैं इनमें नेविगेशन के लिए अनुकूल नहीं होता है पानी, इसलिए नेविगेशन के लिए अनुकूल नहीं है। अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, हम तुलना करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की तुलना, वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में द हिल्स आर कंटिन्यूअस, यानी पहाड़ियाँ लगातार हैं, और पूर्वी घाट में द हिल्स आर डिसकंटिन्यूअस,
ब्रोकन बाय डेल्टाज ऑफ द डेक्कन रिवर्स, यानी डेक्कन में जो नदियाँ हैं उसके द्वारा ये इनका जो बनावट है, इनका जो विस्तार है वो टूट जाता है बीच में। पश्चिमी घाट दे आर हाई, वो ऊंचे हैं। स्विफ्ट रिवर्स सच एज नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू देम, यानी यहाँ जो वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो ऊंचे होते हैं। यहाँ पर बहुत तीव्र गति से चलने वाली नदियाँ स्विफ्ट रिवर नर्मदा और तापी यहीं से बहती हैं। और पूर्वी घाट में जो हिल्स यानी पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कम है। लॉन्ग ब्रॉड रिवर सच एज महानदी, लंबी नदियाँ, चौड़ी नदियाँ, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी यहाँ से निकलती हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट अब आते हैं। ये सब हम फिजिकल फीचर्स हैं हमारे देश की, यानी भौतिक बनावट। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत कितना विविधता से भरा हुआ देश है, कितना क्षेत्र जो है पहाड़ों से घिरा है, मैदानी इलाके कितने विस्तृत हैं, पठारी इलाके कितने विस्तृत हैं। अब हम रेगिस्तान की ओर बढ़ते हैं। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, यानी अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में भारत का जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट जिसको कहते हैं, वो अवस्थित है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ दिस वास्ट सैंडी डेजर्ट आइदर ड्रेन इनटू सॉल्ट वाटर लेक्स और डिसअपियर इनटू द सैंड, यानी यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ या झरना हैं वो या तो साल्ट वाटर लेक्स में जाकर मिल जाती हैं, यानी जो खारा पानी का होता है झील, या फिर बालू में लुप्त हो जाते हैं। सच एन एरिया वेयर द रिवर्स डू नॉट रीच द सी इज कॉल्ड एन एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, इसको कहते हैं। यानी ऐसी नदियाँ जिसमें इतना पानी नहीं होता है कि वो बहकर जाकर नदियों में मिल जाए या समुद्र में मिल जाए, तो इसलिए इनको हम इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। वो अपनी धरती पर ही घूम फिर कर विलुप्त हो जाती हैं। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, यानी लूनी नाम की जो नदी है वो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लेक सांभर इज एन इम्पोर्टेंट साल्ट वाटर लेक हियर, और हमारे जो थार डेजर्ट में लेक सांभर जो है, सांभर झील, ये खारे पानी का झील है। अब कंपैरिजन बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनके बीच में क्या अंतर है। हिमालयन रिवर दे आर पेरेनियल, मतलब वो 12 मासी है, यानी सालों भर इसमें पानी होता है। पेनिनसुलर रिवर्स में दे आर नॉन पेरेनियल, वो 12 मासी नहीं होते हैं। दे राइज इन हिमालयन नदियाँ जो हैं, दे राइज इन द हिमालयन ग्लेशियर्स एंड आर स्नो फेड, यानी ये हिमालय में जो ग्लेशियर है, हिमखंड है या हिमनद है और बर्फ पर आधारित है, उससे निकलती हैं। और पेनिनसुलर नदियाँ जो हैं दे राइज इन द प्लेट्यू रीजन एंड आर रेन फेड, ये वर्षा आधारित होते हैं और पठारों से निकलते हैं। हिमालयन रिवर्स सुटेबल फॉर नेविगेशन, यानी यहाँ पर नौवहन की सुविधा होती है, यानी इसमें सालों भर नाव या पानी के जहाज चलाए जाते हैं। और पेनिनसुलर रिवर्स में दे आर नॉट सुटेबल फॉर नेविगेशन बट आर यूजफुल टू जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, यानी यहाँ पर नौवहन की सुविधा नहीं होती है, लेकिन जल विद्युत के उत्पादन के लिए ये अनुकूल होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोस्टल प्लेन, यानी तटीय मैदानी इलाके। बॉर्डरिंग द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट से सीमा से लगे हुए नैरो कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी संकीर्ण तटीय मैदानी इलाके हैं, जिसको हम पश्चिमी और पूर्वी कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द कोंकण कोस्ट, उसको कहते हैं। जो पश्चिमी कोस्टल प्लेन है यानी तटीय मैदानी इलाका है, उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। इन द नॉर्थ एंड मालाबार कोस्ट इन द साउथ, in the north and Malabar coast in the south. The eastern coastal plain is known as the northern Sirkars in the north and the Coromandel, उसको दक्षिण में कहते हैं। Now move to the next page. Comparison between the western and the eastern coastal plains में अब जो अंतर है, तुलना यहाँ करते हैं पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानी इलाके। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की जो हैं वो कैसे हैं। इट इज नैरो स्ट्रिप बॉर्डर्ड बाय द, यानी नैरो स्ट्रिप हैं, संकीर्ण, इनकी सीमा से लगे हुए हैं पश्चिमी घाट
और अरब सागर। इट मर्जेज विद द गुजरात प्लेन, यह जाकर गुजरात के मैदानी इलाका से मिल जाता है। देयर आर एस्चुअरीज एंड लगून्स और बैक वाटर्स पार्टिकुलरली इन केरला। तो पश्चिमी तटीय मैदानी इलाके में क्या क्या पाए जाते हैं? देयर आर एस्चुअरीज मतलब नदमुख, लेगून्स उसको हिंदी में कहते हैं समुद्र ताल या खाड़ी, और बैक वाटर्स खासकर केरला में उसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अप्रवाही जल या मेड़ या बांध, ये इसकी विशेषता है। अब आते हैं पूर्वी कोस्टल प्लेन। इट इज़ ए वाइड प्लेन है, वो नैरो स्ट्रिप था, ये वाइड प्लेन है, मतलब इसका विस्तार ज़्यादा है, चौड़ा है। बॉर्डर्ड बाई द, अब इसकी सीमा से लगे हुए हैं पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। इट मर्जेज विद द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये पूर्वी घाट जो पूर्वी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से जाके मिल जाता है, यानी वहाँ तक इसका विस्तार है। इट इंक्लूड्स द लार्ज डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इसमें शामिल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा। ये कोस्टल प्लेन में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन यानी पूर्वी तटीय मैदानी इलाका में ये शामिल हैं। अब चलते हैं हम आइलैंड्स की ओर, यानी टापू। देयर आर 2 आइलैंड ग्रुप्स विच बिलोंग टू इंडिया, यानी भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं जिनको टापू कहते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, उन्हें हम आइलैंड्स कहते हैं। दे आर द लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये 2 टापू हैं हमारे यहाँ, वो हैं लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। द लक्षद्वीप आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और ये कोराल आइलैंड्स है, यानी कोराल से बना हुआ है, मूंगा जिसको कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज एंड फेव इन नंबर, ये छोटे आकार का है। दीज आइलैंड्स वेयर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कोराल पॉलिप्स, यानी जो प्रवाल मूंगा होते हैं उसके वजह से इनका निर्माण हुआ है। द अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह हैं लाई इन द बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमरस, यानी ये द्वीप समूह ज़्यादा हैं और बड़े बड़े हैं। दीज आइलैंड्स आर एक्चुअली द पीक्स ऑफ सबमर्ज्ड वोल्केनिक माउंटेन्स, यानी जो ज्वालामुखीय पर्वत से बनकर ये बने हुए हैं ये द्वीप समूह। बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, इज लोकेटेड हियर, यानी बैरन आइलैंड जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पाया जाता है। मैनी ऑफ दिस आइलैंड्स आर अनइनहेबिटेड, और इसके अधिकांश जो भाग हैं वो सुनसान हैं, वहाँ पर कोई नहीं रहता। सम आर इनहेबिटेड बाई ट्राइबल पीपल हु रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, यहाँ पर कुछ आदिवासी लोग रहते हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। अब नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ज्योग्राफिकल यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी इतनी विविधता होने के बावजूद भारत की जो भौगोलिक एकता है वो यूनिक है। कैसे? इन स्पाइट ऑफ द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दे गिव आवर कंट्री ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, यानी इतनी बड़ी विविधता के बावजूद, यानी जो भौतिक विशेषता है भारत की, इतनी विविधता से भरा हुआ है, उसके बावजूद वे हमारे देश को एक अलग विशेष भौगोलिक पहचान देते हैं। ऑल द मेजर फिजिकल डिवीजन्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी हमारे देश के जो भौतिक बंटवारे हैं, विभाजन हैं, वो एक दूसरे के पूरक हैं एंड आर इंटरडिपेंडेंट इन देयर फॉर्मेशन, लेकिन अपने बनावट में वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ईच इज इम्पोर्टेंट इन इट्स ओन वे, यानी सबका अपना महत्व है। द हाई हिमालयन रेंजेज हैव एक्टेड एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, हमारा जो ऊंचा पर्वतमाला है हिमालय, वो हमारे देश को विदेशी आक्रांताओं से बचाते हैं, यानी हिमालय हमारे देश को विदेशी आक्रांताओं से बचाता है प्राचीन काल से ही, यानी प्राचीन काल में जो विदेशी हमारे यहाँ आते थे उनको ये पर्वत श्रृंखला रोकता था। दिस माउंटेन प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंटर विंड्स ऑफ द नॉर्थ, यानी उत्तर से आने वाली ठंड हवाओं से भी ये पहाड़ हमको बचाता है। दे ऑल्सो काउज रेनफॉल एंड आर द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स, और ये पर्वत श्रृंखला की वजह से वर्षा भी होती है हमारे यहाँ,
और हिमखंड से जो नदियाँ निकलती हैं, बारहमासी नदियाँ, उससे हमारे देश का बहुत भला होता है। यानी जो हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो कई एक प्रकार से हमारे देश की रक्षा करता है, आक्रांताओं से बचाता है, वर्षा लाकर हमारे देश के कृषकों के लिए उपयोगी होता है। कृषकों के लिए ही नहीं, बिना अनाज के तो कोई नहीं रह सकता, तो इस वजह से यह हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक है। द फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन इज मोस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यानी भारत का जो गंगा का क्षेत्र है, मैदानी इलाका, वो कृषि के लिए अनुकूल है। और इसी के लिए हम इसको, इस मैदानी भाग को फूड बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी भारत के लिए भोजन का कटोरा है ये। द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। और जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वहाँ पर बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको खनिज का भंडार कहते हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर डॉटेड विथ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। और जो हमारे तटीय मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बंदरगाह, विच हेल्प इन ट्रेड, जिससे बंदरगाह स्थित हैं, जिससे हमारा व्यापार होता है। ईच रीजन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर्स फॉर इट्स डेवलपमेंट। यानी भारत का हर क्षेत्र जो है एक दूसरे पर अपने विकास के लिए निर्भर है, आश्रित है। एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और सब मिलकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। देयरफॉर वी शुड यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ ईच रीजन इन बैलेंस्ड मैनर सो दैट देयर इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन हर क्षेत्र का जो संसाधन है, यानी प्रकृति ने जो संसाधन प्रदान किया है हर क्षेत्र को, हमारे देश के हर भाग को, उसका हमें बुद्धिमानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, बैलेंस मैनर में, यानी संतुलित इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे देश का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास हो सके। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द concept of the chapter. Read the chapter once again, try to understand the concept. If you will find any kind of difficulty, you may approach to me, I will be available for you. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.